हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो चलिए क्वेश्चन एनालिसिस के दौरान इस टॉपिक को कवर करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष आता है? तो वास्को डिगामा कालीकट पर 1498 में आता है। ठीक है, 1498 में जब वास्को डिगामा कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचता है तो कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन द्वारा उसकी स्वागत की जाती है। वास्को डिगामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों और भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ होता है। वास्को डिगामा भारत में व्यापार के दृष्टि से आता है और काले मिर्च के व्यापार में वो 60 गुना जो है अधिक मुनाफा कमाता है और इससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी व्यापार करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव और हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया और अल्मेडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क ये 1509 में वायसराय बनकर आया। उसने 1510 ईस्वी में बेजापुरी जो शासक है यूसुफ आदिल शाही, इनसे गोवा छीनकर अपने अधिकार में ये कर लेता है और गोवा को पुर्तगालियों ने अपनी सत्ता और संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया था। और 3 नंबर जो क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो अल्मेडा, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो जमोरिन ने। और 5 में आपको मिलान करना है सूची 1 सूची 2 के साथ। ठीक है, तो वास्को डिगामा का जो संबंध है पुर्तगाल से है, क्रिस्टोफर जो कोलंबस है इनका संबंध स्पेन से है, कैप्टन कुक का ग्रेट ब्रिटेन से, तस्मान का हॉलैंड से है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क था, बी ऑप्शन सही है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का देखिए वास्तविक संस्थापक अगर जिसको कह सकते हैं तो है अल्बुकर्क। इसको भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज की स्थापना करता है। 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा के विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी और इसके साथ भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने और उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिला के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 में पूछा गया है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो सी ऑप्शन सही है, कोचीन में। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण जो है अल्फांसो द अल्बुकर्क 1503 ईस्वी में कोची में करता है। इसका निर्माण देखिए अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा 1503 में प्रथम दुर्ग का निर्माण कोचीन में कराने के वक्त जो है इसमें यह वायसराय नहीं होता है। अजीदीव और कनानौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण जो है वो फ्रांसिस्को द अल्मीडा द्वारा 1505 ईस्वी में कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत मतलब मध्यकाल भारत में सर्वप्रथम जो है व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे कौन थे? तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से जो व्यापार संबंध स्थापित किए थे वो थे पुर्तगाली, डी ऑप्शन सही है। और इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। पुर्तगीज और प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डिगामा कई दिनों की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 ईस्वी में कालीकट के समुद्र तट पर पहुंचा। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन का जो क्रम है इसको आपको याद रखना है। जो क्रम है वह पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए और सबसे अंत में 1961 में वापस गए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए?
तो थे पुर्तगाली, सी ऑप्शन सही है। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित किया और यहां से गुजरने वाले अन्य जहाजों से कर की वसूली करने लगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह थी कौन सी? हुगली। देखिए 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक ग्यासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में जो है अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा और 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया। उसका स्थान जो है हुगली ने ले लिया। चिंसूरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण करवाया। श्रीरामपुर डेनिसों का जो है प्रमुख केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 11 है, पांडिचेरी के संदर्भ में जो है आपको 3 स्टेटमेंट दिया गया, इस पर विचार करके आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। दूसरा है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। और तीसरा है, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट सही है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय जो शक्ति थी वो पुर्तगाली थी। और इसके साथ इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरी यूरोपीय शक्ति डच थे। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पे जो है 1793 में कब्जा किया था। फिर 1814 में हुई पेरिस संधि के तहत इसे फ्रांस को जो है सौंप दिया गया। इस प्रकार सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने। ये ऑप्शन सही है। पुर्तगालियों के द्वारा हुगली को बंगाल के खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। और 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो देखिए जॉब चार्नवाक था। बी ऑप्शन सही है। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नवाक, इसने जॉब चार्नवाक ने जो है अंग्रेज व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती अथवा सुतनौती, कलकत्ता में यह एक स्थल है, कलकत्ता का स्थल है, इसको चुना था। और इस तरह से 1690 ईस्वी में उसने अंग्रेज बस्ती के रूप में कलकत्ता की स्थापना की। 14 नंबर क्वेश्चन सेम है, कलकत्ता किसने बसाया था? तो आपको पता है, डी ऑप्शन सही है, जॉब चार्नवाक। 15 नंबर क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। और बी जो स्टेटमेंट है, अंग्रेजों ने पहला जो अपना कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। और सी है, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। और डी जो कह रहा है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। पूछा क्या गया है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए बी, सी और डी जो ये तीनों स्टेटमेंट सही है और ए गलत है, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, जो पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। इसके बारे में देख लेते हैं। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज की स्थापना की थी। बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से जो है गोवा को जीता अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जो कालांतर में भारत में पुर्तगीज व्यापारिक केंद्रों की राजधानी बनाई गई। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर यह मुहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज की स्थापना हुई। इस तरह से पहला स्टेटमेंट जो है आपका सही नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो डच। बी ऑप्शन सही है।
भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने आरंभ की थी। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ तक हॉलैंड एक शक्तिशाली राज्य नहीं बना था जिसकी केंद्रीय सरकार शक्तिशाली हो, और इसलिए इसकी जो है कंपनी के संगठन में अनेक लघु कंपनियों की रचना और नीदरलैंड का संघीय रूप नष्ट नजर आता है। 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और इसकी कुल प्रारंभिक पूंजी जो है 65 लाख गिल्डर थी। इस कंपनी को डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने और आक्रमण और विजय करने के संबंध में एकाधिकार दिया गया। इसकी जो पूर्वी केंद्र है बटेविया, वर्तमान में जकार्ता, यहां पे स्थित था। डच पूर्वी साम्राज्य का संचालन का और प्रशासन संयुक्त कंपनी के माध्यम से किया जाता था। तो डच पूर्वी साम्राज्य का संचालन और प्रशासन संयुक्त कंपनी के माध्यम से होता था और इसके साझेदार एक निजी गुट के रूप में कार्य करते थे। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन एक सही है? तो डी, इसमें ए बी सी डी जो स्टेटमेंट दिया गया है इसमें से आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है, पहला कह रहा है कि आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। बी कह रहा है डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्हें फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। सी कह रहा है आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। और डी कह रहा है आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो इसमें सिर्फ बी ऑप्शन सही है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्हें फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया, उन लोगों ने किया था। तो इसके बारे में देख लेते हैं। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची में 1663 में फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया था। कोची 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। इस प्रकार उत्तर विकल्प जो है आपका बी है। और इसके बारे में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का जो राज था वो क्या था? तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का जो राज था, ऊपर में जो तीनों कारण गिनाए गए हैं ये तीनों वैसे कारण हैं, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में जो सहायक थे वो ज्ञातव्य है कि 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने इससे पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का जो है पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? बताइए। तो देखिए इसमें जो है लिवेंट कंपनी है, ए ऑप्शन सही है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। लिवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्र मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ जो है व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया गया। 1702 में न्यू कंपनी के साथ मिलकर यह नया नाम जो है यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के रूप में जो है अपने व्यापार को बढ़ाया, जो सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो अकबर था। 20 का ए ऑप्शन सही है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजना तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा। इसके दौरान भारत का बादशाह जो था अकबर था। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो जहांगीर, बी ऑप्शन सही है। जहांगीर के शासन काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी
एक अस्थायी कारखाना जो है स्थापित किया था। और 1613 में सूरत में अस्थायी कारखाना, अंग्रेजों का ये प्रथम अस्थायी कारखाना था। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? तो सूरत में। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से जो है मुगल दरबार 1608 ईस्वी में ये जो है पहुंचते हैं। कैप्टन हॉकिंस, विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचे, किंतु सूरत में जो है फैक्ट्री स्थापित की अनुमति पाने में ये सफल नहीं हो सके। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन, ठीक है, कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचे और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति जो है पाने में सफल हो गए। कैप्टन वेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार को जो है निरंतरता को भंग किया और तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहां से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा में सहयोगी फैक्ट्री स्थापित की। 23 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी कहां पे? तो सूरत में। डी ऑप्शन सही है। और 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पे हराया था? तो थॉमस वेस्ट। बी ऑप्शन सही है। सेम क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो अंग्रेजों ने। बी ऑप्शन सही है। और देखिए, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री जो है 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 में स्थापित की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां पर एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? तो सूरत। सेम क्वेश्चन है। डी ऑप्शन सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से। ठीक है, देखिए 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बंबई जो है उपहार के रूप में प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को जो है औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो देखिए, सर जॉन चाइल्ड। बी को, यानी कि सर जॉन चाइल्ड को अंग्रेज मतलब औरंगजेब द्वारा जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ये अंग्रेज गवर्नर थे, इनको जो है निष्कासित किया था औरंगजेब ने। तो इसका बी ऑप्शन सही है। बंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड 1688 में बंबई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का यह प्रयास किया। इसके फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफी मांगनी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण इसका तत्कालीन कारण था। डी ऑप्शन सही है। देखिए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 में आरंभ हुआ था, इसका विस्तार मात्र था। ग्रीस सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1746 में युद्ध आरंभ हो गए थे। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अड्यार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्धबंदी होते ही, मतलब युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है समाप्त हो गया।
और ए ला सापल की संधि 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का जो है युद्ध समाप्त हो गया इसी के साथ। तो याद रखिएगा ए ला सापल की जो संधि है इसके साथ ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का जो युद्ध था समाप्त हो जाता है। मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए जो है स्मरणीय है। तो याद रखिए कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। 30 नंबर क्वेश्चन है कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य जो है लड़ा गया था। तो कर्नाटक युद्ध जो है ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। ए ऑप्शन सही है। ठीक है। 31 में देखिए आपको मिलान करना है सूची 1 सूची 2 के साथ। तो बताइए प्रथम कर्नाटक युद्ध का संबंध जो है एक्स ला चैपेल की संधि के साथ अंत से है। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है अनिर्णायक होता है और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार होती है। तो इस तरह से 31 का जो है आपका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। वो था डुप्ले। बी ऑप्शन सही है। डुप्ले पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बारे में जीबी मालेसन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जोता तथा उर्वर बनाया और वह क्षमता जो उसे दर्शाई उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उसे अत्यधिक लाभ उठाया। तो इस तरह से इसके बारे में जो है कहा गया है, जिनके द्वारा कहा गया है याद रखना है। 33 नंबर जो क्वेश्चन है भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहां लगाया। तो सूरत में। देखिए लुई 14वें के मंत्री काल्वर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई जिसे कंपनी देश इन देश ओरिएंटेड कहा गया है। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा जो है हुआ और राज्य इसका सारा खर्च देता था। 1667 में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ जिसने 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। मरकारा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की। 34 है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है संस्थापित हुई थी। बताइए तो लुई 14वें यानी ये ऑप्शन सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो काल्वर्ट। सी ऑप्शन सही है। काल्वर्ट के अनुरोध पर जो है 1664 में कंपनी देश इंडेस कंपनी जो है 1664 में कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस की स्थापना हुई। उसे ही भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो कंपनी का नाम याद रखिएगा, जल्दबाजी की वजह से थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। तो चिंसुरा। बी ऑप्शन सही है। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले गए। ठीक है। परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में शुरू हुआ जब उन्होंने चिंसुरा में अपनी कंपनी स्थापित की और 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। 37 नंबर क्वेश्चन है फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। क्यों असफल रहे? क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। बी ऑप्शन सही है। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। वाल्टियर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं थे।
दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, तो इनका जो है प्रवेश का सही तिथि जो है निर्धारित करना है, बताना है कौन सा सही है। तो बताइए, ऊपर में डिस्कस भी किए थे। तो देखिए पहले जो आएगा इसमें पुर्तगाली, यानी देखिए पुर्तगाली के बाद जो आएंगे आपका डच, इसके बाद अंग्रेज, इसके बाद फ्रांसीसी। बी ऑप्शन सही है। और यहां पर आप देख सकते हैं जो पुर्तगीज कंपनी है 1498 में, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी है 1602 में, और इसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी है जो 1600 में, और इसके बाद डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, और कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस ये जो है 1664 में स्थापित हुआ था। तो इस तरह से क्रम आपको जो है डेट याद रहेगा तो आप क्रम जो है सुसज्जित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में 39 में जो है आपको मिलान करना है। पौंडीचेरी का संबंध जो है फ्रेंच से है, गोवा का पुर्तगीज से है, और ट्राउन के बाद जो है डेनिश से, और सद्रास जो है डच से। यानी 39 का जो है ए ऑप्शन सही है। यहां पे देख सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था, वो है बिहार। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। 41 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र जो है अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, तो सेम क्वेश्चन है बिहार। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक जो है स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया। तो सबसे अंत में, यानी भारत में व्यापारी के रूप में सबसे जो अंत में आए वो थे फ्रांसीसी। सी ऑप्शन सही है 42 का। और इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप के अन्य राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए। इन यूरोपियों में सबसे पहले 1498 में पुर्तगीज, और 1605 में डच, 1608 में अंग्रेज, 1664 में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। इस प्रकार जो है उपयुक्त विकल्प में भारत आने वाले व्यापारियों में सबसे अंत में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। 43 में आपको विचार करना है, बताना है कि इसमें जो है कौन से अंग्रेजों की जो है भारत को देन थी। तो पहला इसमें है कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, और दूसरा है युद्धों में चलती फिरती तोपों का उपयोग, और तीसरा है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो बताइए भारत में जो अंग्रेजों की देन थी, इन तीनों में से देखिए कोई भी नहीं है। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी और अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन है, और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें जो है तैयार की जाती थी, और इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों की भारत में जो देन है कोई भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।